खाइए खाइए, अच्छे से खाइए। ऐसे हाथ बांध के क्यों बैठे हैं? आराम से खाइए, अपना ही घर समझिए। मेरी भतीजी की शादी है। ओ छोटी बहू, मैं कह रही हूँ हम लोग सब यहाँ हैं बहू। हम लोग ध्यान देकर संभाल लेंगे सब कुछ। तुम एक बार बैठक के कमरे की तरफ जाओ ना, वहाँ अपने कानों से सुन लो। उधर नए सिरे से आखिर क्या गड़बड़ हुई है बताओ तो। माँ, वहाँ पिताजी, चाचा जी, आपके बेटे सब लोग उपस्थित हैं। कुछ भी नहीं होगा। जरूर विचार विमर्श में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए वो लोग गुस्सा हो गए हैं। जुगी, तेरे पिताजी के स्वर्गवास के बाद मैं किसी भी विषय में ज्यादा बात नहीं करती हूँ, लेकिन अभी एक बात बोलती हूँ। ये बात तू अपनी छोटी बहू को अच्छी तरह से समझा दे। ये मैं बता देती हूँ, शादी को लेकर खेलना अच्छी बात नहीं है। ये शादी टूट जाने से परिवार की बदनामी होगी, ये मैं बता देती हूँ। इसके पास बहुत पैसे हैं तो ये ना सोचे कि सब इसके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। ओ माँ, हो गया, चुप हो जाइए आप। चलिए चलिए माँ, अंदर चलिए। ब्राह्मण लोगों को तो दान देना पड़ेगा ना, वो सब हमें तैयार करना होगा ना। चलिए अंदर चलिए। और इसके अलावा बड़े लोगों ने रिश्ता तय किया है, वो लोग बात तो कर रहे हैं। वहाँ मेरी छोटी बहू जाके क्या करेगी बताइए? ये क्या करेगी? तू तो ऐसे कह रही है कि बड़े लोगों की सारे निर्णय तेरी छोटी बहू मान ही लेती है। एक भी बात बिना बोले ये रहती है। अच्छा ठीक है, चलिए अंदर महल में चलिए मेरे साथ, आइए। छोटी बहू सुनो, हम लोग अंदर महल में जा रहे हैं। ये क्या विद्यालंकर महाशय, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं। देखिए भैया ने ये सब आयोजन किया है मेरी भतीजी की शादी के लिए। आशीर्वाद दीजिए जिससे उसकी शादी अच्छी तरह से संपन्न हो जाए। लीजिए खाइए खाइए। कौन है? देना दे, हाँ इधर दे, हाँ दे, सबको दे। हाँ आप खाइए, सब लोग आराम से खाइए। हाँ देवर जी कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हैं, बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। देवर जी का व्यवहार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बेटा अब है, ये पूरियां खिला के, मिठाई खिला के क्या ये शादी बचा पाओगे? मैंने देखा है वो शास्त्री महाशय भी आए हुए हैं। पैसों के जोर से ऊंची जात में शामिल होना चाहते हैं वो। धर्म को नहीं मानने से ऐसा ही होता है। पैसों से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता है। देवर जी, आप ब्राह्मण लोग को बता दीजिए कि वो लोग कल हमारे घर में जरूर वापस आएं। कल मैं इन्हें अपने हाथों से दान दूंगी। मैं अपनी क्षमता अनुसार दान दूंगी। मेहरबानी करके कोई संकोच मत कीजिएगा। ये शादी होगी। हाँ वो तो सही है माँ जननी, शादी तो होनी ही है। अरे हम लोग भी समाज के शिरोमणि हैं। यहाँ तर्कालंकार, वाचस्पति महाशय सभी हैं। शास्त्री महाशय के आपत्ति जताने से हम लोग चुपचाप क्यों मान लेंगे? हमारा भी अधिकार है राय देना। बेटा अब है, माँ जननी से कहो कल दान सामग्री में एक एक ऊनी चद्दर जरूर दें। ठंडी में ओढ़ने से बड़ा आराम मिलेगा। क्या कहते हैं तर्कालंकार महाशय? ऐसा ही होगा। बस बस, कल हम सब लोग आ जाएंगे।
सुनिए शास्त्री महाशय, आपको एक बात बताता हूं, अपने धर्म के बारे में हर इंसान को ज्ञान है, खुद की सोच समझ है। आप लोग जबरदस्ती समाज से बहिष्कृत करने का डर दिखाकर इंसान की सोच को बदल नहीं सकते। और आप लोग जिस आचर की बात कर रहे हैं उसमें क्या किया जाता है पता है? क्रूरता पूर्वक लड़कियों को जला के मार दिया जाता है। नर बलि दिया जाता है, बच्चों को गंगा के पानी में विसर्जित किया जाता है। इसी को आप लोग आचर कहते हैं। किसी भी सभ्य समाज में इस आचरण को कठोरता कहा जाएगा, क्रूरता कहा जाएगा। सुनिए सुनिए राम नारायण बाबू, सुनिए, मेरी बात सही निकली कि नहीं? एक बार सोचिए तो, किस परिवार की बेटी को आपने अपने भांजे के लिए चुना था? ऐसे परिवार की बेटी क्या आपके घर में धर्म की परवाह करेगी? चंदर चुप हो जाओ। हाँ, चुप हो जाओ। यहाँ धर्म को लेकर कोई तर्क करने वाली सभा नहीं है। ये पद्मा मणि के भविष्य का प्रश्न है। इस समय तुम धर्म के आचार विचार के बारे में बात कर रहे हो। सुनिए शास्त्री महाशय। बस दास महाशय, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। कल ही राजचंदर राम मोहन के पास गए थे, रॉय परिवार की सती राम मोहन की भाभी को बचाने के लिए। हालांकि वो सफल नहीं हुए। अभी भी अंतर्जली, सहमृत्यु, संतान विसर्जन जैसी प्रथा का विरोध कर रहे हैं। ये सब हिंदू धर्म के विरोधी कार्य हैं। शास्त्री महाशय, कल की घटना को हम अब तक भूले नहीं हैं। लेकिन हाँ, अगर हम लोगों को कुछ देर पहले खबर मिलती तो राम मोहन बाबू की भाभी को इस तरह से मरने नहीं देते। लेकिन एक बात कह रहा हूं शास्त्री महाशय, ऐसी घटनाएं बार बार नहीं होगी, क्योंकि हम लोग कानून बनाएंगे और इस क्रूर प्रथा को बंद करवाएंगे। रामनारायण बाबू, मुझे लगता है यहाँ बैठ के हमें और समय नहीं गंवाना चाहिए। चलिए। शास्त्री महाशय, आटा वंश जैसे कुलीन ब्राह्मण वंश में ऐसे अधर्मी की बेटी वधू बन के नहीं जा सकती। ये बात तो बिल्कुल दिन के उजाले जैसी साफ है। सुनिए जी, आप शास्त्री महाशय से कहिए कि वो मेहरबानी करके ये भी सोचें कि हमारी बेटी को धर्म की शिक्षा उसकी दादी माँ और नानी माँ से मिली और उसमें मेरा योगदान भी है। हमारे घर में जनार्दन जी और रघुवीर जी प्रतिष्ठित हैं। मैं रोज उनकी पूजा करती हूँ और 2 बार भजन करवाती हूँ। आटा वंश जैसे कुलीन ब्राह्मण वंश में ऐसे अधर्मी की बेटी वधू बन के नहीं जा सकती। ये बात तो बिल्कुल दिन के उजाले जैसी साफ है। सुनिए जी, आप शास्त्री महाशय से कहिए कि वो मेहरबानी करके ये भी सोचें कि हमारी बेटी को धर्म की शिक्षा उसकी दादी माँ और नानी माँ से मिली और उसमें मेरा योगदान भी है। हमारे घर में जनार्दन जी और रघुवीर जी प्रतिष्ठित हैं। मैं रोज उनकी पूजा करती हूँ और 2 बार भजन करवाती हूँ। अगर वो मेहरबानी करके और कुछ देर इंतजार करें तो ये दासी आभारी रहेगी। मैं कह रही हूँ, आप समधी जी को लेकर अंदर जाइए। पिताजी और चाचा जी शास्त्री महाशय के साथ बात कर लेंगे। हमारे गुरुदेव से सुना है कि
शास्त्री महाशय की पाठशाला की हालत कुछ ठीक नहीं है, टूट के गिर गया है। अगर मेहरबानी करके वो हमारा दान ग्रहण करें तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। मैं शास्त्री महाशय के लिए ब्राह्मण बहू को फल और मिठाई लाने के लिए भेज रही हूँ। और समधी जी जरा अंदर आइए। मेरी सासू माँ आपके लिए खाना लेकर इंतजार कर रही हैं। माँ बुजुर्ग हैं, उन्हें तकलीफ मत दीजिए। सुनिए जी, आप इन्हें लेकर अंदर आइए। मेरी छोटी बहू बिल्कुल सही कह रही है। देखा रामतनु, छोटी बहू कितनी समझदार है। शास्त्री महाशय, आपकी पाठशाला के लिए कुछ दान कर पाने में मैं सच में खुद को धन्य समझूंगा। चंदर, क्या हुआ? तुम्हारी माँ उनको खुद सामने बिठा के खिलाएंगी। जाओ जाओ। रामनारायण बाबू, शास्त्री महाशय, आप लोग बैठिए। कितना दान मिलने से आपके घर की समस्या का समाधान हो सकता है? मैं कोई कंजूसी नहीं करूंगा। मेरी जितनी भी क्षमता है मैं दान करूंगा। आप देखना रामनारायण बाबू, मेहरबानी करके दान नहीं लूंगा कह के मुझे ब्राह्मण को दान देने के पुण्य कमाने से वंचित ना कीजिए। समधी जी, एक बात बताइए तो, आप तो जान बाजार के मलंगा लेन के रहने वाले हैं। आपके भांजे की शादी तय करने के समय क्या सच में आपने मेरे बारे में कोई खबर नहीं निकाली थी? क्यों, शादी की पक्की बात के समय तो ये सब समस्या नहीं आई थी? तब तो आपने बहुत उत्साह दिखाया था। अब रहने दीजिए। अब ये सब रहने दीजिए। ये नाश्ता कर रहे हैं ना, करने दीजिए, आराम से करने दीजिए, उसके बाद बातें कर लीजिएगा। हम जिस परिवार में अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं, हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि कहीं इन्हें कोई धमकी तो नहीं मिल रही है इस शादी को रोकने के लिए। धमकी? ये क्या कह रही हो रानी? समधी जी, आप सच बताइए तो। देखिए, मुझे पता नहीं है समधी जी ने कैसे इस बात का अंदाजा लगाया है, लेकिन ये सच है कि ब्राह्मण समाज से बार बार इस शादी के लिए मना किया जा रहा है। दास महाशय, देखिए, आप ताकतवर नामचीन इंसान हैं। हम लोग भी वंश मर्यादा में उच्च कोटि के हैं, इसलिए सोचा था कि ये शादी होने से दोनों तरफ का फायदा होगा। तो मैंने आपकी दीदी, मतलब लड़के की माँ से बात की थी, और वो भी चाहती थी कि पद्मा के पिताजी लड़के के सर की छत बन जाएं। सब तो ठीक ठाक ही था। अचानक ब्राह्मणों ने ऐसे विरोध क्यों किया? बताइए समधी जी, अभी आप लोगों की मुसीबत तो हमारी भी मुसीबत है। अब समधी जी, आप ही बताइए, क्या मैंने कोई गलत बात की है? धर्म के नाम पर हमारे समाज में जो घटनाएं हो रही हैं उसका अरे वो सब बातें अभी रहने दीजिए। आप जरा देखिए कैसे समधी जी इस मुसीबत से निकल पाते हैं, और आप उनसे कहिए हम लोग हमेशा उनके साथ हैं। जरूरत पड़ने पर उनके व्यापार में भी मदद करेंगे आप। जितना मैंने सुना है, समधी जी को
रेशम के कपड़े के व्यापार में ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। समधी जी, आप और चिंता मत कीजिए। अभी आप अपने बारे में सोचिए। उधर पिताजी शास्त्री महाशय को जरूर समझा देगा। देखिए समधी जी, मुझे पता है कि आप उच्च वंश के कुलीन हैं, लेकिन ये जैसे सच है वैसे ये भी सच है कि वंश से सब कुछ नहीं होता। आने वाले दिनों में पैसों से ही वंश का आकलन होगा। जिसके पास जितनी दौलत होगी, जितनी संपत्ति होगी, वही राजा होगा। इसलिए आप जो भी करना चाहेंगे उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। आपके व्यापार का भविष्य तो आपको ही सोचना पड़ेगा। क्यों समधी जी, क्या मैंने कुछ गलत कहा? तो मैं पद्मा की मां को निश्चिंत होने के लिए कहूं? कल सही समय पर हल्दी की सामग्री आएगी ना? समधी जी, मैं आपको कह रहा हूं ना, शास्त्री महाशय भी अनुमति दे देंगे। मैं एक बार शास्त्री महाशय के साथ बात करके उसके बाद फिर माफ कीजिएगा, मैं उनके साथ एकांत में जरा बात करना चाहता हूँ। ठीक है, जाइए। मेरा दिल कह रहा है, पता है, शास्त्री महाशय शादी के लिए राजी हो जाएंगे, लेकिन शास्त्री महाशय के सर पर जरूर कोई और है। वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? उन लोगों को अच्छी तरह से पता चला है कि आप राम मोहन बाबू के साथ सतीदाह प्रथा के विरुद्ध काम कर रहे हैं और इस प्रथा को बंद करवा के ही दम लेंगे। रानी, तुम जरूर राम मोहन बाबू का साथ देने का समर्थन करती हो। जरूर। आप लोग जो भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और मैं ये भी कह रही हूँ कि पद्मा की शादी वहीं पर होगी। रानी, तुम्हारी बुद्धि की चाल से सबको मात मिल गई है। कभी व्यापार में मदद, कभी पाठशाला की मरम्मत करना। धन्य है तुम्हारी बुद्धि। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको लगा कि मैं लालच देने के लिए ये सब बातें कह रही थी? क्या तुम गुस्सा हो गई हो? रानी, मैं कभी भी तुम्हें नीचा दिखा सकता हूँ क्या? मुझे तो पता है रानी, सबके लिए तुम्हारे दिल में कितनी करुणा है, कितनी दया है। लेकिन ये भी तो सही है कि तुम्हें वास्तव परिस्थिति का ज्ञान है, तुम्हारे पास दिमाग है। और जो लोग गलत कार्य कर रहे हैं उनको उन्हीं के जाल में फंसना पड़ता है रानी। इसमें कोई अन्याय नहीं है, इसमें सबका मंगल है। रानी, तुम शादी की तैयारियां शुरू कर दो, मैं समधी जी से मिलकर आता हूं। शादी अच्छे से हो जाए भगवान जी। शादी ठीक से होना क्या इस लड्डू के टूटने या ना टूटने पर निर्भर करता है दीदी, निर्भर करता है किस्मत पर। लेकिन माँ, आप ही तो कहती हैं कि शादी के घर में सारे रीति रिवाज को मानकर चलना पड़ता है। बात बात पर तुम्हारी ये जुबान लड़ाने की आदत अब छोड़ दो बहू।